दोस्तों, इस वक्त हम नॉर्थ कश्मीर में हैं। ये वो एरिया है जहां पे आतंकवाद ने अपना पैर जमाने की कोशिश करी, लेकिन एक यूनिट थी जिसने उसके पैर उखाड़ के फेंक दिए। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल। ऐसा कौन सा वीरता पुरस्कार है जो इस पलटन ने नहीं पाया? आपने इस वक्त देखा किस तरीके से रूम इंटरवेंशन ड्रिल करी इस यूनिट के महारथियों ने। अब आप देखेंगे रेंज में ये किस तरीके से फायर करते हैं। दोस्तों, 13वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स कुमाऊं में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम रिफ्लेक्स टारगेट्स यानी वो टारगेट जो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं उस पर नए जवान को ट्रेनिंग देते हैं। ये वो रेंज है जहाँ पर टारगेट्स टेररिस्ट की तरह हरकत करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और हमारा जवान उनकी बदलती पोजीशन के हिसाब से अपने फायर को एडजस्ट करके टारगेट को बर्बाद करता है। यहाँ पर एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल करना ही हमारा मेन उद्देश्य है। जैसा कि आपने देखा, स्काउट और उसके बडी ने जैसे ही टेररिस्ट को देखा उन्होंने दौड़कर कवर लिया, साथ ही फायर एंड मूव से अपनी पोजीशंस को चेंज करते हुए टारगेट को एंगेज किया। अंत में लाइंग पोजीशन से टारगेट को एंगेज करते हुए टेररिस्ट को बर्बाद किया। यही इस ट्रेनिंग रेंज का एक मसल मुद्दा है, एक रियलिस्टिक ट्रेनिंग। हिलते हुए टारगेट, मूव करते हुए टारगेट, साथ ही अपनी पोजीशन को बदल कर टारगेट को किस तरह बर्बाद किया जाए, इसी मुद्दे को हासिल करने के लिए इस ट्रेनिंग को यूज़ किया जाता है। इस तरह की ट्रेनिंग इन जवानों को लगातार दी जाती है। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र मेहता, सेना मेडल एंड बार, यानी कि इनको 2 बार सेना मेडल मिला है। कर्नल मेहता, हमारी शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कर्नल मेहता, एक बात बताइए, ये 13 RR है, ये ऑपरेट कर रही है, बड़ी नामी ग्रामी यूनिट है। यहाँ पे अशोक चक्र है, यहाँ पे शौर्य चक्र है, यहाँ पे कीर्ति चक्र है, यहाँ पे सेना मेडल है। आपको सेना मेडल मिला है 2 बार। ये स्टोरी क्या है सेना मेडल की? सेना मेडल कैसे मिला आपको? सर, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा 13 RR कुमाऊं जो है जी, वो नदन कश्मीर की एक ऐसी बटालियन है जो काफ़ी एक्टिव एरियाज़ में से एक होता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जो मिलिटेंसी है वो केवल फॉरेन मिलिटेंट्स ही यहाँ पर होते हैं जी। अगर मैं अपने इलाके की बात करता हूँ तो यहाँ पर केवल पाकिस्तान बेस्ड लश्कर-ए-तौयबा जी, उन्हीं के ही मिलिटेंट यहाँ पर होते हैं। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मिलिटेंट हैं वो इस वक्त आपको एफटीज जिसको हम बोलते हैं, जी हाँ। यहाँ पे एफटीज एलटीज नहीं है? जी हाँ, यहाँ पर एलटीज बहुत कम है जी, बहुत कम है इनफैक्ट। जी, अगर जो एफटीज होते हैं वो अपने साथ कुछ एलटीज को रखना पसंद करते हैं जी, जो कि उनको लोकल जानकारी देते हैं, गाइड का काम करते हैं, गाइड का काम करते हैं, उनको जो हेल्प चाहिए होती है वो जी, करते बिल्कुल, हैं, जी, बिल्कुल, ताकि जो फॉरेन टेररिस्ट यहाँ पर आते हैं वो लोगों के साथ आराम से जल हो जाएं, जी, उनके साथ में आराम से रह सकें यहाँ क्योंकि वो कश्मीरी स्पीकिंग है जी नहीं। हाँ। वो फॉरेन टेररिस्ट ज़्यादातर जो पाकिस्तान से आते हैं वो पंजाबी स्पीकिंग है, दे आर मोस्टली स्पीकिंग पंजाबी। जी हाँ। तो मेरा आपसे कर्नल साहब दूसरा ये सवाल है कि आपने 2 सेना मेडल जीते। एज अ फौजी मैं जानता हूँ ये आसान काम नहीं है, और आसान काम खैर वैसे भी राष्ट्रीय राइफल्स में यहाँ पे ऑपरेट करना, चाहे आपको अवार्ड मिले ना मिले, वो फिर भी आसान नहीं है क्योंकि आप हार्डकोर ऑपरेशनल एरिया में। पहला आपको ये पुरस्कार सेना मेडल का कब मिला था? पहला मुझे मिला था अगस्त 2018 में जी, और अगला मुझे बार टू सेना मेडल मिला है 26 ऑफ जैन 19 में। अच्छा, तो पहले वाले की क्या स्टोरी है? जी, कंपनी कमांडर के होते हुए मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 ऑपरेशन, सक्सेसफुल ऑपरेशंस में अपनी कंपनी को लीड किया है। जी, तो उन्हीं में से ये 2 ऑपरेशन थे जिनके लिए मुझे ये अवार्ड्स दिए गए हैं। जी, उनमें से मैं आपको अगर बताऊं, आपको मैं एक छोटी सी कहानी की तरह बताऊंगा ये ऑपरेशन। जी, इनफैक्ट जैसे मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर ऑपरेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे ऑपरेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग होते हैं। जी, क्योंकि जो एफटीज आते हैं, फॉरेन टेररिस्ट आते हैं, वो वेरी वेल ट्रेंड होते हैं। उनको जब भी हम लोग उनके साथ हमारा कांटेक्ट होता है, हम लोग उनके साथ जब वो हमारे घेरे में कॉर्डन में फंसते हैं तो वो अच्छा फायर फाइट करते हैं। जी, तो हमें अच्छा फायर फाइट जो है देखने को मिलता है। जी, तो उन्हीं में से एक ऑपरेशन था जिसमें हमने कुछ मिलिटेंट्स हमारे इलाके में थे जो कि यहाँ पर कुछ टाइम्स उनको यहाँ पर हो गया था और थोड़ा सा यहाँ पर वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो इस इलाके में थोड़ा सा अपनी अच्छी पकड़ बना लेंगे। तो
ऐसी कुछ कहानी थी और हम इनको काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे थे। जी तो जब ये इनपुट आई हमारे पास तो हमने हमारे बटालियन के एक गांव है जिसमें हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। जी उस ऑपरेशन में जब हमने कॉर्डन किया इलाके को तो उसमें 6 मिलिटेंट थे। वो 6 मिलिटेंट सारे ही जो है फॉरेन टेररिस्ट थे और यूँ कहूँ कि वो मिलिटेंट ऐसे थे जो अगर मैं कहूँ कि नदन कश्मीर के कमांडर्स में से एक थे। जी तो उनको हमने न्यूट्रलाइज़ किया था। उसके लिए मुझे पहला सेना मेडल दिया गया था। जी और दूसरा सेना मेडल मुझे एक दूसरे ऑपरेशन के लिए मिला था। माफ़ करिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। न्यूट्रलाइज मतलब उनको जान से मार दिया। ये थोड़ी सी आर्मी लैंग्वेज है, कहते हैं न्यूट्रलाइज करना। तो इन्होंने वो ऑपरेशन लीड करा जहाँ पे उन टेररिस्ट को, आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को जान से मार दिया था, ख़त्म कर दिया था। जी प्लीज़। जी दूसरा ऑपरेशन जो मुझे सेना मेडल मिला था वो मेरे एक अन्य ऑपरेशन के लिए मिला था। जी जिसमें हमने 3 फॉरेन टेररिस्ट को मारा था। जी वो ऑपरेशन हमने एक गांव के भीतर जाकर किया था जिसमें कि जो 3 मिलिटेंट टेररिस्ट थे अगेन काफ़ी खूंखार किस्म के थे वो। अगर आप लोगों को पता होगा तो उन्होंने हमारे एवार में जो है पिछले साल अप्रैल मई के आसपास काफ़ी सिविलियंस को उन्होंने सिविलियन किलिंग किया था उन्होंने यहाँ पर। जी तो ये 3 उन लोगों में से थे। तो इन लोगों के पीछे भी हम लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए थे और जब हमारे पास खबर आई थी इन लोगों के होने की तो हमने उस इलाके को घेरा और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन मैं कहूँगा वो इसलिए क्योंकि इन ऑपरेशन में हमारी खुद की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई थी। जी कोई कोलेटरल डैमेज यानी जहाँ हमने कॉर्डन किया था उस इलाके में ना हमने किसी सिविलियन संपत्ति को कोई हानि पहुंची उसमें। जी तो ये हमारे काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन हैं। तो बड़े केयरफुली आप लोग ऑपरेशंस करते हैं कि ये मैंने कई फौजी अफसरों को देखा, खासतौर से राष्ट्रीय राइफल्स, कोलैटरल डैमेज ना हो, सिविलियन को गोली ना लगे, ना उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचे। जी ये क्लीन ऑपरेशन तभी आप मानेंगे। जी हाँ, यही हमारा प्राइम एम होता है कि हम लोग सिविलियंस को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाएं। जी क्योंकि ज़रूरी है हमारे जिस माहौल में हम लोग काम करते हैं उस माहौल में अगर हम सिविलियंस को कोई नुकसान पहुंचाते हैं जी तो वो हमारी बटालियन की इमेज के लिए ठीक नहीं है। तो पलटन के लिए ठीक नहीं है। पलटन के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल कोशिश करते हैं कि ना हो डैमेज कोई भी जी या कम से कम डैमेज हो, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। अच्छा, एक मैंने खास तौर से एक ऑपरेशन सुना था यहाँ पे, मुझे लगता है शायद 13 के ही AOR में रहा होगा वो ऑपरेशन, जब वो एक लड़की थी, कश्मीरी लड़की, और तो उसके वो टेररिस्ट उसके पीछे पड़े हुए थे लड़की से। आई थिंक वो शादी वादी करना चाहता था कुछ, फिर उसके भाई को गोली मार दी, ऐसा कुछ था। वो इसी AOR में हुआ था, आई थिंक समवेयर हियर ओनली। इस ऑपरेशन में जो आप खुद बता रहे हैं कि इसमें उन्होंने एक हॉस्टेज को बनाया जी जिसमें कि उस लड़की के भाई को ये कहते हैं कि उसके साथ कोई रिलेशन था, वो चाहता था कि उसके साथ वो शादी करे, और छोटा सा बच्चा ही था वो बेचारा। तो जब उन्होंने घर वालों ने इसमें आपत्ति जताई हाँ। तो उन्होंने उस घर में आकर के उनको हॉस्टेज बनाया, बंदी बना लिया उसको, बंदी बना लिया उनको, उसके छोटे भाई को जी भी हाँ साथ में। तो जब हमारे पास ये खबर आई तो हमने घेराबंदी की जी। हमने कोशिश की इस वाले ऑपरेशन में भी कि हम कम से कम नुकसान, जो कि हमारी पॉलिसी रही है कि हम नुकसान ना पहुंचाएं, हम पूरी कोशिश की कि हम कोई नुकसान ना पहुंचाएं। जी। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान मैं आपको बताता हूं, जब हमने घेराबंदी कर दी थी घरों की, जी। तकरीबन 4 से 5 घंटे हम लोगों ने इंतज़ार किया। जो उन घर के रिश्तेदार थे उनको बुलाया गया, जी। पुलिस को बुलाया गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया गया, जो लोकल धार्मिक संस्थान है, मस्जिद हैं, उनके मौलवीज़ को बुलाया गया। जी। उनके थ्रू हमने अनाउंसमेंट करवाया, अपील करवाई। जी हाँ, हमने अपील करवाई कि बच्चा छोड़ दें इसको, कम से कम घर से बाहर निकलिए, आप बच्चे को ना अपने कब्जे में रखें, उनको छोड़ दीजिए आप। तो लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना जी। और उन्होंने काफ़ी हम पे फायरिंग किया। इनफैक्ट वीडियो भी इसका काफ़ी वायरल हुआ था। वो बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं आपको बताता हूँ, वो बुजुर्ग उसी बच्चे का ही जो है बाप था। हाँ, वो कह रहा था मेरा बच्चा है, जी हाँ, आप इसको छोड़ दें मेरे बच्चे को। तो शुरू में उन्होंने एक्चुअली उस घर के 9 लोगों को जो है कब्जे में रखा हुआ था। अच्छा। जब हमारी फौज काफ़ी पास चली गई थी जी। तो उनको थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा डर गए थे, या यूँ कहो थोड़ा सा वो उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से लोगों को निकलने की बाहर थोड़ी सी छूट मिल गई। जी। ये लोग निकल के आ गए 7 लोग और 2 लोग अंदर फंस गए। अच्छा। जब हमने अपनी कार्रवाई शुरू की, जब हमने उनको बार बार उनको मैसेज दिया कि आप छोड़ दीजिए, तो उन्होंने मेरे ख्याल से किसी तरह से जो उनके पिताजी थे वो निकल के आ गए वहाँ से। अच्छा। और बच्चा जो है अंदर ही फंसा रह गया। अच्छा। और मैं लास्ट तक कोशिश की थी कि हम बच्चे को बचा लें, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं पाए, क्योंकि हमारे साथ में
बाकी जो गांव वाले थे उनकी भी सेफ्टी का हमें ध्यान रखना था। जी। जो हमारे ट्रुप्स लगे थे उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखना और था। ऐसे ऑपरेशंस कभी साफ नहीं होते, जहाँ पे सिविलियंस होते हैं फिर फौज के भी हाथ बन जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर एक घर में, मैं बता दूं जो मेरे दर्शक हैं, जैसे एक घर है, घर के अंदर अगर हमें पता लगा कि 3 आतंकवादी हैं, फिर उनको हैंडल करना बड़ा आसान होता है। पर जहाँ पे आपने बोला कि एक बच्चे को भी आपने रख लिया, अगर आप आतंकवादी को मारेंगे, बच्चे को गोली लग गई, फिर हमारा फिर वो फिर सक्सेस में नहीं गिना जाएगा, फिर फौज को खुद ही लगेगा यार हमारी गोली से बच्चा मर गया। तो इसलिए बड़े केयरफुल रहते हैं। तो आप ये कह रहे थे कर्नल साहब कि बच्चे की जान चली गई, इसमें उन्होंने मार दिया। फायरिंग को देखते हुए, हैवी फायरिंग को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि हमें जो है घर को आंशिक रूप से थोड़ा सा उसको गिराया जाए, ताकि उसमें मिलिटेंट जो अंदर बैठा है वो घायल हो जाए जी। और उसको हम लोग पकड़ सकें, और बच्चे को अगर फिर भी अगर बच्चा हो सके तो उसको हम बचा सकें। जी। तो फिर आपने ऐसी कार्रवाई करी कि घर का एक हिस्सा गिर गया। जी हाँ, थोड़ा सा घर का हिस्सा गिराया गया उसमें। एक्सप्लोजिव लगा के कुछ लगा? जी। जी। तो फिर उसके बाद वो जो कितने टेररिस्ट थे उसके अंदर? 3? उसके अंदर 2 टेररिस्ट थे। 2 टेररिस्ट थे। जी। दोनों को साफ कर दिया? उसके घर गिरने के बाद भी जो है उसने फायर करना बंद नहीं किया था। अच्छा। क्योंकि हमने, जैसे मैंने बताया, घर को हमने पूरी तरीके से नहीं गिराया था, लेकिन उसका फायर उसके बाद भी आना कंटिन्यू हुआ था। जी। उसके बाद फिर जब हमने उसका लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ से फायर कर रहा हो, तो उसके बाद हमने उसको मार गिराया और उसके बाद ऑपरेशन को ख़त्म किया। वहाँ पे कामयाब हुआ। जी। दुख तो हुआ होगा, बच्चे की जान गई? जी, काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि बच्चा, जैसे बताया, हमारे कुछ आर्मी गुड स्कूल का बच्चा था, बड़ा ही मेधावी बच्चा था, पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत ही शांत बच्चा और था। आप पर्सनली जानते भी थे? मैं पर्सनली जानता था। उसके बाद किस्मत है, देखिए। जी बिल्कुल, किस्मत है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, Thank you बहुत so अच्छा लगा। दोस्तों, आपने देखा कर्नल साहब ने क्या क्या बातें बताई। ये गैलेंट्री अवार्ड 2 बार इन्होंने जीता है, सेना मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार जीता है, और ऑपरेशंस के बारे में किस तरीके से राष्ट्रीय राइफल्स ने, 13 RR ने सब कुछ ऐसा करा कि आम सिविलियंस को क्षति ना पहुंचे, आम सिविलियंस को परेशानी ना हो। और अंत तक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई ऐसी फौजें हैं बड़े बड़े देशों की, उनको अगर पता लगता कि अंदर 2 या 3 आतंकवादी हैं, और चाहे सिविलियन भी है, तो दूर से हवाई जहाज से या किसी बड़े हथियार से मार के उस घर को गिरा देते और आतंकवादियों को मार देते। यहाँ पे जान जोखिम में डाल के पूरी कोशिश करी। अंत तक ये कोशिश रही राष्ट्रीय राइफल्स की कि बच्चे को खरोच तक ना आए, लेकिन आतंकवादी तब तक उस बच्चे को मार चुके थे। मैं अक्सर ये कहता हूँ, द इंडियन आर्मी इज नॉट जस्ट अ पावरफुल आर्मी, इट्स ऑल्सो मॉरल आर्मी। ये एक और उदाहरण है उस नैतिकता का, उस मोरालिटी का। आइए मेरे साथ, मैं आपको मिलवाता हूँ और लोगों से, 13वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स कुमाऊं, और आपको कुछ और एरियाज दिखाता हूँ। अच्छा लगेगा आपको ये देखते हुए कि नॉर्थ कश्मीर में किस तरीके से ये जांबाज पलटन ऑपरेशंस करती है। दोस्तों, इस वक्त हम 13वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स में हैं, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट की RR बटालियन है नॉर्थ कश्मीर में, और हमारे साथ हैं उनके कमान अधिकारी महोदय कर्नल कमल थापा, सेना मेडल। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूं और कुछ कहानी उनसे भी सुनते हैं। कर्नल थापा, हमारी शो में आपका स्वागत है। आप और आपकी पूरी टीम का 13 RR स्टॉर्मी 13 में स्वागत है। थैंक यू। स्टॉर्मी 13, एक्सीलेंट नेम। कर्नल थापा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, इसके पहले कि हम 13 RR के बारे में जाने, आप फौज में कैसे आए? क्योंकि ये मैं अक्सर पूछता हूं ऑफिसर से, उनके मोटिवेशंस क्या होते हैं, वो क्यों आते हैं आर्मी में। क्योंकि आर्मी में उस किस्म का पैसा नहीं है, उस किस्म का नाम नहीं है, तो लेकिन फिर भी लोग मोटिवेटेड होते हैं कि हमें वर्दी पहननी है। आपने ऐसा क्यों डिसाइड करा? मैं एक गोरखा हूँ और मेरी खानदानी परंपरा, मैं 3rd जनरेशन आर्मी में हूँ। मेरे ग्रैंडफादर 62-65 की लड़ाई उन्होंने लड़ी। 62 में जब उन्होंने लड़ा, वो चाइना बॉर्डर में 2 महीने तक कट ऑफ होके, बिना लॉजिस्टिक सपोर्ट के, उन्होंने नेफा के जंगलों में दुश्मनों को चने चबाए। अच्छा। मेरे फादर, जो कि 7th सिख रेजिमेंट थे, उन्होंने IPKF में पार्टिसिपेट किया, ऑपरेशन पवन में पार्टिसिपेट किया, और श्रीलंका में इंडियन आर्मी का के साथ में, और साथ में वापस आने के बाद में यहाँ पे जब मिलिटेंसी शुरू हुई 90s में, उस टाइम में बारामूला में वो यूनिट के साथ थे। एंड मैं फ़ख्र के साथ ये कहता हूँ कि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे एक RR राष्ट्रीय राइफल बटालियन के साथ की कमांड करते हुए यहाँ की आज की लड़ाई लड़ने का मौका मिला। अशोक चक्र के अलावा और भी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, कई गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। मैं देख रहा था गैलरी में, कितने शौर्य चक्र हैं, कितने सेना मेडल हैं, हिसाब ही नहीं है। मतलब ये अकेला RR बटालियन, इसको 2 अशोक चक्र मिला है। सेकेंड अशोक चक्र हमको 2000 लास्ट ईयर नाइक नेरुला
जो कि गरुड़ के थे, अंडर कमांड फॉर ऑपरेशन Air Force हमारे के? साथ में, हाँ। एयरफोर्स के थे गरुड़ दो। जी। सो 2 अशोक चक्र, 2 कीर्ति चक्र, जी 4 शौर्य चक्र, ऑन अनेकों सेना मेडल, 200+ अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंडिविजुअली, और टोटल टेररिस्ट न्यूट्रलाइज, 200+ न्यूट्रलाइज्ड, जी। सरेंडर्ड 200 से ज़्यादा टेररिस्ट आप खत्म कर चुके हैं। टेररिस्ट न्यूट्रलाइज्ड जी। ओवर पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, जी और साथ ही साथ मोर देन 300+ इंड्यूस सरेंडर ऑब्लिक एप्रीहेंशन, अच्छा। और साथ में 100+ हाइडआउट्स बस्टेड। तो एक बात बताइए, यहाँ से मुझे एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ भी है, यहाँ पे बारिश भी है, यहाँ पे ठंड भी है, और पहाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, कहीं कहीं तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और जो ट्रूप्स हैं 95% ट्रूप्स वो यहाँ के नहीं हैं, और कुछ तो अपने कुमाऊं रेजिमेंट के भुले हैं जो आए हैं यहाँ पे। 45% कुमाऊं, बाकी 41% कुमाऊं नहीं है, कोई आरटी के हैं, कोई यहाँ के हैं, वहाँ के absolutely। हैं। आप इनका मोराल कैसे मेंटेन करते हैं? जहाँ तक मोरल का सवाल है, जैसे आपने बताया चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, वेदर वेगरीज हैं, जी। जो सहूलियत है वो यहाँ पे आपने ऑलरेडी अपने शूट के दौरान, और जब जैसे जैसे आप जाएंगे, जी। इससे पहले भी आप ये वैली में बाकी उसमें जा के काफ़ी हॉट वेदर अप्लायंसेस, द अदर इनेबलमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर कंफर्ट, इट वो है ऑलरेडी। बट लेकिन जो एज अ CEO ऑफ RR दिस थिंग, जो मेरी जिम्मेवारी है, वो सिर्फ मेरे जवानों, मेरे देश, मेरे टास्क एट हैंड के अलावा जो जवान हैं उनके परिवार जो हैं उनके लिए भी पड़ती है। इसीलिए मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए बख्शता नहीं हूँ, बाकी सब के लिए बख्श देता हूँ, वो है ट्रेनिंग। दिस इनेबलमेंट, ये पूरे साल भर का ट्रेनिंग इसलिए है कि जिस दिन ये मौका मिलेगा, 100 क्वार्टर में से कौन सा वाला सक्सेस करेगा, कौन से वाला नहीं करेगा, हमको पता नहीं, लेकिन हर बार उतना ही चौकन्ना। साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग जो है वो है, कांटेक्ट आज ही होगा, अभी होगा। तो ट्रेनिंग का पूरा जो करिकुलम है, इट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो आप ये कह रहे हैं वो 5-10 सेकंड का खेल है टोटल उसमें पता लग जाएगा कि वो जीतेगा कौन। तो हमारी तैयारी, वो 5 सेकंड कब आएगा जी, वो किसी को पता नहीं। तो बट वी आर रेडी फॉर दैट 5 सेकंड्स 24/7। थैंक यू कर्नल थापा, हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस वक्त मैं नॉर्थ कश्मीर में हूँ, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मेरे उल्टे हाथ की साइड में वुलार लेक है। ये बड़ा हॉट एरिया माना जाता है, बड़ा एक्टिव एरिया माना जाता है। और मेरे साथ हैं मेजर विकास कुमार, एक कंपनी कमांडर हैं 13th बटालियन राष्ट्र राइफल्स में। आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं। मेजर विकास, हमारी शो में आपका स्वागत है। वेलकम टू 13 RR। थैंक यू वेरी मच, सच अ प्लेजर। मेजर विकास, लाइफ क्या होती है कंपनी कमांडर की? अगर मैं सुबह से रात तक पूछूं, कंपनी कमांडर करता क्या है? और सर, एक RR बटालियन में कंपनी कमांडर हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। हाँ, इसमें जो सिखलाई हमने एक कन्वेंशनल वॉर के लिए सीखी होती है, जी, जी। उसके अलावा हमें काफ़ी सारे खुद के टैक्टिक्स भी इवॉल्व करने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे डे लाइट का इस्तेमाल किया जाता है अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, जी। जहाँ पे हम लोगों की मदद करते हैं, और रात का इस्तेमाल किया जाता है हमारे ऑपरेशंस के प्लानिंग में। 24 घंटे काम चलता है, काम रुकता नहीं है कभी? काम हमेशा चलता है, काम कभी नहीं रुकता। और जब आप कहते हैं कि आप आवाम की मदद करते हैं, इसका मतलब कि अगर आवाम किसी चीज़ में फंस गई, बर्फ़ में कोई फंस गया, या फिर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं लोगों की, तो राष्ट्र राइफल्स सॉल्व करने की कोशिश करती है। 13 RR सॉल्व करने की कोशिश करती है दिन के काम में, और रात के काम में हम हर समय पे लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसमें कि लास्ट ईयर हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, जिसमें कि वो मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइट हुआ था, जहाँ पे एक इंडिविजुअल बर्फ़ में फंस गया था और 6 घंटे की कड़ी मशक्क़त के साथ उसको निकाला गया था। अच्छा। उसके अलावा रात के टाइम पे हम उन एरियाज़ को टारगेट करते हैं जहाँ पे हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है एम्बुश लगा के एक टेररिस्ट को मारने की। अच्छा। और इस लिहाज से हम उन सब एरिया को डोमिनेट भी करते हैं रात के मूवमेंट के हिसाब से, एंड डे एंड नाइट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम सक्सेसफुल ऑपरेशंस निकालते हैं यहाँ पे। तो सोना कम होता है? सोना इट्स ऑल ऑन लक। आपको मौका मिल गया तो आप सो जाते हो, अदरवाइज आप मैक्सिमम टाइम बाहर ही रहते हो। हाँ, मुझे कोई बोल रहा था ऑफिसर आर्मी हेडक्वार्टर में, वो सेइंग कि मुझे लगता है कि RR वालों को इंसोम्निया हो रखा है, ये सोते नहीं है, 24 घंटे जागे रहते हैं RR वाले। अच्छा, तो कई बार मैंने भी देखा है कि जो जवान हैं, कई जवान हैं राष्ट्र राइफल्स में जो खुद वॉलंटियर कर रहे हैं। अच्छा। अभी RR का टेन्योर कटा, अगली बार जब CO साहब का इंटरव्यू, हाथ खड़ा कर दिया कि साहब मुझे फिर RR जाना है। अच्छा, RR में जान का भी खतरा है। अच्छा। सारे एनकाउंटर वैली में RR कर रही है। अच्छा।
16 कोर में भी कर रही है, पर सिंस वी आर इन द वैली लेट्स टॉक अबाउट वैली। आरआर कर रही है, आरआर सबसे आगे रहती है, सबसे ज़्यादा जान का खतरा आरआर को है, कैजुअलिटीज़ आरआर की हैं, किल्स आरआर की हैं, सब कुछ आरआर का है। फिर भी इसके बाद भी ये कैसी चीज़ है जो कि अफसर और जवान सारे के सारे हाथ खड़े कर देते हैं कि साहब हमें वापस राष्ट्रीय राइफल्स भेजो। ये क्या, ये एडिक्शन क्या है, ये एक्शन का एडिक्शन है, क्या है ये? सर जो सिखलाई हमें ट्रेनिंग के दौरान मिलती जी। है उसमें हम अपनी ट्रेनिंग का जो बेस्ट है वो यहाँ पे आके दे सकते हैं। यहाँ पे हम टेररिस्ट को एलिमिनेट करते हैं, फायर फाइट करते हैं और अपना जो मुद्दा होता है इस आर्मी में सर्व करने का वो हासिल करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राइफल्स वो जगह है एक्चुअली जिसके लिए आपने भारतीय सेना ज्वाइन करी थी। एग्जैक्टली आपने ज्वाइन करी थी एक्शन के लिए, एडवेंचर के लिए, सर। और राष्ट्रीय राइफल्स आपको एक्शन और एडवेंचर 24/7 देता है। 24/7 प्लस वी कम टू सच अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे आपके पास पहाड़ है, मौसम है, लोग हैं और जहाँ पे आपको एडवेंचरस लाइफ मिलती है। साथ के साथ साथ आप आपके देश के जो करंट दुश्मन हैं, हाँ। जो प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व हैं, हाँ। आप उनको भी एलिमिनेट करते हो। जिंदगी कितनी अलग है। रानीखेत जो आपका और मेरा हम दोनों का सेंटर है, रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत, चलो और यहाँ की लाइफ में मुझे पता है, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए ज़रा बताइए कि ज़िंदगी कितनी फ़र्क होती है पीस स्टेशन और अचानक आप राष्ट्रीय राइफल्स में आ गए। रानीखेत में मेरा काम अपने सोल्जर्स को ट्रेन करना था और उनको जितनी अच्छी ट्रेनिंग मैंने वहाँ पे दी जी। है उसका जो रिजल्ट है वो मुझे आज यहाँ पे मिल रहा है। और इसलिए आप देखोगे कि 13 आरआर इंडियन आर्मी की एक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आरआर बटालियंस में से है, जिसमें हम पहली बटालियन थी जहाँ पे हमें अशोक चक्र मिला अच्छा, आरआर बटालियंस में। जी। तो इस तरह से जो हम ट्रेनिंग वहाँ पे दे रहे थे उसका जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। क्योंकि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये भी लोग बात पूछते हैं ना कि फौज पीस टाइम में करती क्या है। सर पीस टाइम में जंग की तैयारी करती है। एग्जैक्टली यही सच है सर, बहुत आपने बहुत सही बोला। हम वहाँ पे ट्रेन करते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। इस एरिया में अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा, अगर आप पीस एरिया में होते तो मैं आपसे पूछता कि जवानों का या ट्रूप्स का मोराल कैसे आप रखते हैं, पर यहाँ पे मैंने देखा है कि सभी का मोराल अप है। सर ऐसा क्यों है, पहला सवाल ये। और इसी का दूसरा सवाल ये है कि बार बार लोग अपना हाथ खड़ा क्यों कर देते हैं कि हमें राष्ट्रीय राइफल्स जाना है। क्या ऐसा यहाँ से लेकर जाता है कि वापस लेने के लिए आ रहा है यहाँ पे? आपका पहला सवाल जिसमें कि उसका मोराल अब क्यों है, जी। यहाँ पे जब एक जवान बाहर निकलता है उसके चेंबर में राउंड होता है। वो जब बाहर निकलते हैं वो एक कांटेक्ट सीख करने के मुद्दे से निकलता है। जैसे आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कांटेक्ट आज ही होगा। बिल्कुल। तो वो हमेशा इस ताक में रहता है कि कब उसको दुश्मन मिले और कब यहाँ से वो उसको निकाल सके। और जब उसका ये मुद्दा हासिल होता है तब उसे ज़्यादा खुशी होती है और ये चीज़ हासिल करने के लिए हमेशा वो स्पिरिटेड रहता है। मेजर विकास, गुलमर्ग के आगे तो बर्फ़ गिर गई है तो और अर्ली मॉर्निंग चिल, लेट इवनिंग चिल शुरू हो गई यहाँ पे। अभी तो मौसम देखिए, मैं शर्ट पहना हूँ, इट्स कंफर्टेबल, लेकिन 4-5 घंटे के बाद वो जैकेट पहनना ज़रूरी हो जाएगा। बर्फ़ गिरेगी और ये एरिया पूरा बर्फ़ से ढक जाएगा। खास कोई चैलेंज होते हैं जब बर्फ़ गिर जाती है? और बर्फ़ के टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस हो जाते हैं, बिकॉज बर्फ़ के साथ साथ जो ज़मीन होती है वो सौगी हो जाती है, वहाँ पे हल्का कीचड़ भी आ जाता है। और जब रात को ऑपरेशन के लिए हम निकलते हैं तो उस टाइम पे हमारे पैर आधे कीचड़ में जाते हैं, जिससे हमारे जूते गीले हो चुके होते हैं। जी। और बर्फ़ का जो टेम्परेचर होता है वो सब-ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से जो अंदर के पैर होते हैं वो नम हो चुके होते हैं। फ्रॉस्ट बाइट का भी चक्कर हो सकता है। फ्रॉस्ट बाइट का चक्कर होता है। साथ में जब ऑपरेशन में किसी घर को कॉर्डन करके बैठते हैं तो उस टाइम पे ये जो बर्फ़ है ये आपको जमा देती है और उस टाइम पे अलर्ट रहना, उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना और हमारा मुद्दा हासिल करना, वो इन सब एडवर्स कंडीशन में हम एग्जीक्यूट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेजर विकास। PolicyBazaar.com, Patriot, powered by Amity University.